तो अब हम बात करने वाले हैं लेंस तथा लेंस के प्रकार के बारे में कि लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंस जो होता है, लेंस किसी भी दो कांच के गोले के पृष्ठों का यानी कि कोई एक पृष्ठ, लेंस ऐसी आकृति होती है जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ गोलीय एक पृष्ठ समतल हो। किस प्रकार से, जैसे एक ये गोला ले लेते हैं, खोखला गोला है और दूसरा गोला, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका ये हुआ और इस प्रकार से जो लेंस हमारा बनकर ये तैयार होगा ये हमारा होगा उत्तल लेंस। और जो इस प्रकार से लेंस हमारा बनकर तैयार होगा ये हमारा होगा अवतल लेंस। लेंस हमने अभी पढ़ा कि लेंस क्या होता है, लेंस ऐसे दो पृष्ठों का समूह होता है जिसका एक पृष्ठ या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ समतल हो। अब हम बात कर लेते हैं लेंस के बारे में कि लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस का जो गुण होता है ये प्रकाश की किरणों को समेटता है, यानी कि एक बिंदु पर मिलाता है। यानी कि अगर प्रकाश की किरण दूर दूर से आ रही हो तो यह उसको मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। यानी कि जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, और जो हमारा अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ देता है। यानी कि इसलिए ये हमारा अपसारी लेंस हुआ और ये हमारा अभिसारी लेंस हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रत्येक पृष्ठ होगा, यानी कि एक पृष्ठ लेंस का ये, एक पृष्ठ ये, इन दोनों पृष्ठों के मध्य बिंदु को हम पृष्ठों का मतलब लेंस के ध्रुव बोलेंगे, और जो हमारा आप लेंस का ध्रुव बोलेंगे, और जिस खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है उन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम लेंस का मुख्य अक्ष बोलेंगे। यानी कि लेंस जिन दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग होता है उन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, हमारी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और वक्रता केंद्र तो आप लोग जानते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिस पृष्ठ द्वारा दर्पण मतलब जिस पृष्ठ द्वारा लेंस बना हुआ है उसी पृष्ठ के ध्रुव से और उसी केंद्र के दूरी को, यानी कि एक हमारी वक्रता त्रिज्या ये हुई और दूसरी वक्रता त्रिज्या यहाँ से ये हुई, यहाँ से एक वक्रता त्रिज्या हमारी ये हुई, यहाँ से दूसरी वक्रता त्रिज्या हमारी ये हुई। यानी कि हमारा जो लेंस होता है उसी पृष्ठ के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमारी वक्रता त्रिज्या हुई। और वक्रता केंद्र आप लोग जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर के अगले टॉपिक की, जो है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हमने अभी पढ़ा फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य फोकस कहते हैं। हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के बारे में हमने पढ़ा। वक्रता केंद्र आप लोग जानते ही हैं। ये लेंस का ध्रुव क्या होता है ये आप लोग जान गए। अब हम इससे आगे बात करते हैं। अब हमारी जो इस चैप्टर की अगली टॉपिक है वो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अब हम सबसे पहले परिभाषा के क्रम में हम बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र के बारे में कि प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। हमारी जो आपतित किरण होती है वो कांच में प्रवेश की, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुकने के बाद यहाँ से फिर कांच से वायु में गई, अभिलंब से दूर हट गई। यानी कि यदि हमारी आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यदि हमारी आपतित किरण और ये निर्गत किरण हुई, यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो हमारी जो अपवर्तित किरण यानी कि यहाँ से यहाँ तक की किरण जो है वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इसे हम कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमारी आपतित किरण और निर्गत किरण अगर समांतर है परस्पर तो हमारी जो अपवर्तित किरण होगी वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इसे हम कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं हमने वक्रता त्रिज्या के बारे में बात कर ली। अब हम इसके अगली टॉपिक प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के लिए तथा अवतल लेंस के लिए, दोनों के लिए बात कर लेते हैं। ये सेम अवतल लेंस में भी यही होगा, यदि दोनों समांतर रहेंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगी मुख्य अक्ष को वही प्रकाशिक केंद्र होगा। अब हम बात कर लेते हैं हम प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की उत्तल लेंस के लिए तथा अवतल लेंस के लिए। देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है।
और जो हमारा अवतल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर भेजता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मुख्य फोकस की। हमारा मुख्य फोकस वह बिंदु होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, सपोज कीजिए यहाँ से अगर चली प्रकाश की किरणें, जहां यहाँ से अगर इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र हुआ, तो जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस यानी कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस वह बिंदु होता है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, वह हमारा होता है उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस। इस प्रकार से चली जाती है। जाना इन्हें यहाँ चाहिए था, लेकिन ये उत्तल लेंस है, मुख्य फोकस की ओर मोड़ दिया। अब यही हम द्वितीय फोकस की बात करते हैं कि यदि हमारी किरणें पहले से ही समांतर आ रही हों, इस प्रकार से ये आ रही हों, तो हमारा द्वितीय फोकस कहाँ होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं लेंस में। अब यहाँ से तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएं, उसे हम प्रथम फोकस बोलेंगे। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात यदि जिस बिंदु से होकर जाएं, उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अवतल लेंस के लिए कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहाँ होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु से जाती हुई जैसे अगर यहाँ समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, इस प्रकार से आई यहाँ यहाँ यहाँ। अब ये क्या करेगा? चूंकि हमारा ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस हमारी किरणों को बिखेर देगा, तो ये कुछ इस प्रकार से चली जाएंगी, इस प्रकार से। तो इनको यदि हम पीछे बढ़ाएं तो ये कहीं यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम फोकस। ये हमारा प्रथम फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें यदि हमारे अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसे हम प्रथम फोकस बोलेंगे। अब इसी के विपरीत कंडीशन होगी यदि हमारी यही प्रकाश की किरणें दर्पण में कुछ इस प्रकार से पड़े, इस प्रकार से ये पड़े, तो ये चूंकि अब इनको जाना तो चाहिए था यहाँ पर इस बिंदु पर, लेकिन चूंकि अवतल लेंस है, ये किरणों को बिखेर देगा, इस प्रकार से भेजेगा, ये इनके मार्ग से अलग कर देगा। तो जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएं, उस बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बोलेंगे, और इस बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस बोलेंगे। अब उस पृष्ठ से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को तथा प्रथम फोकस तक की दूरी को हम लेंस की फोकस दूरी बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फोकस तल के बारे में कि फोकस तल क्या होता है। मुख्य फोकस यानी कि प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस पर मुख्य अक्ष पर कोई भी परपेंडिकुलर अगर रेखा खींच दी जाए, यानी कि 90 डिग्री पर कोई भी रेखा खींच दी जाए, तो कोई भी तल लगा दिया जाए, तो इसे हम फोकस तल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गौड़ अक्ष, यानी कि गौड़ अक्ष क्या होता है? हमारी जो लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र होता है, इससे होकर जाने वाली परपेंडिकुलर रेखा को, यानी कि लेंस के हमारे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को हम गौड़ अक्ष बोलते हैं। ये वाली रेखा को हम गौड़ अक्ष बोलते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में, कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमारा इसके लिए 3 नियम है कि किस प्रकार से कहाँ पर किरण आएगी तो वो कहाँ से जाएगी। पहला नियम तो यह है हमारा कि यदि प्रकाशिक केंद्र से यदि कोई आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो वह बिना अपवर्तित हुए सीधे अपने उसी मार्ग में सीधे चली जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यदि कोई किरण हमारे प्रकाशिक केंद्र से आती है तो अपने उसी मार्ग में सीधा चली जाती है। दूसरा नियम हमारा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर। अब हमारा तीसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं।
ये मुख्य फोकस या फिर मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। हमारा प्रतिबिंब बनने के लिए यही 3 नियम हैं, तो हमने तीनों नियम को स्पष्ट कर दिया। अब हम बताएंगे कि कहाँ पर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर। तो अब हम बात कर लेते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने पर कि इस वस्तु की स्थिति कहाँ होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए बात कर रहे हैं कि जब हमारी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो हमारा प्रतिबिंब अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएंगी, समांतर आ रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जो फोकस पर बनेगा। दूसरी बात कर लेते हैं, जब हमारी वस्तु जो है वो फोकस से दुगने दूरी पर स्थित हो, यानी कि F से 2 गुने दूरी पर, जितनी दूरी धर उतनी दूरी धर, तो यहाँ पर जब स्थित हो तो हमारी इसके समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, और जो प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है वो बिना बीच अपवर्तित हुए सीधे निकल गई। तो हमारा इसका जो कटान बिंदु मिला यहाँ पर मिला, तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस के उस पार बनेगा, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब इस स्थिति में बनेगा वो फोकस के उस पार बनेगा जब हमारी वस्तु 2F पर रखी हो। तीसरी कंडीशन में बात कर लेते हैं, जब हमारी 2F व F के मध्य में स्थित हो तो हमारी जो F इसके में तो हमारी समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए निकल जाएगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी बात कर लेते हैं, जब हमारी वस्तु जो है फोकस पर स्थित हो तो हमारी जो फोकस से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण है मुख्य फोकस से 2 से होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी। तो यह प्रतिबिंब हमारा अनंत पर जाकर बनेगा। सभी प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं कि जितने भी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे सभी वास्तविक बनेंगे और उल्टा बनेंगे। जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सभी वास्तविक और उल्टा बनेंगे। लास्ट वाला प्रतिबिंब जो हमारा होगा ये आभासी होगा, क्योंकि हमारा कहाँ पर बनेगा कहीं पता तो होगा नहीं, ये आभासी होगा और सीधा होगा। तो बाकी सभी प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। अब हम यही सेम चीज अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं कि अवतल लेंस। अब जो हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम के लिए अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस में जब हमारी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो यहीं पर कहीं बनेगा, देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरी, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य अगर वस्तु कहीं रखी हो, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य अगर वस्तु कहीं रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब जो है ये देखिए यहाँ से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस को चूंकि किरणों को प्रकाश ये मुख्य अक्ष से दूर भेजता है तो इसमें दूर भेजा, किरणों को पीछे हमने बढ़ाया है, तो यहाँ हमारी आई कटान बिंदु। और दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए अपने सीधे मार्ग में निकल गई, तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्राप्त हुआ वो यहाँ पर हुआ, तो हमारा प्रतिबिंब भी यहाँ पर बनेगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो प्रतिबिंब होगा ये मुख्य फोकस पर होगा तथा बिंदुवस्थ होगा, यानी कि बिंदु प्रतिबिंब होगा, बहुत छोटा होगा। ये हमारा जो प्रतिबिंब होगा ये हमारा वास्तविक प्राप्त हुआ है और वस्तु के आकार से छोटा प्राप्त हुआ है तथा हमारा जो प्रतिबिंब है सीधा प्राप्त हुआ है। अब हम इस चैप्टर की अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करते हैं कि हमारी इस चैप्टर के बारे में चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो हम फिर वही चतुर्थांश बनाएंगे और चतुर्थांश में यहाँ से इधर मतलब अगर हम ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे बाएं हाथ की तरफ जितनी दूरियां हम नापेंगे ऋणात्मक, हमारे दाएं हाथ की तरफ जितनी दूरियां नापेंगे उसे हम धनात्मक नापेंगे, मतलब प्लस में लेंगे। फिर यहीं से ऊपर की तरफ जितनी दूरियां हम नापेंगे उन्हें हम प्लस में लेंगे और नीचे की तरफ जितनी दूरियां हम नापेंगे उन्हें हम माइनस में लेंगे। यानी कि चिन्ह परिपाटी की बात हुई, हम जितनी दूरियां यहाँ से बाएं ओर नापेंगे उसे हम माइनस में, दाएं ओर प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में लेंगे। अब हमारा जो लेंस का सूत्र होता है, लेंस के सूत्र को हम निगमित नहीं कराएंगे। लेंस का जो फार्मूला होता है, लेंस के लिए FU/B में संबंध जो हमारा होता है वो होता है 1/F इज इक्वल टू द 1/B माइनस 1/U। यही हमारा लेंस के लिए फार्मूला होता है। जो हमने अभी तक पढ़ा था, मतलब दर्पण के लिए जो फार्मूला पढ़ा था वो यहाँ प्लस होता था, लेकिन लेंस के लिए ये फार्मूला माइनस होगा। इस फार्मूले को हम निगमित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारी काफी बड़ी हो जा रही है। इसके बाद में लेंस के लिए जो आवर्धन का फार्मूला होगा वो आवर्धन का फार्मूला भी हमारा यही होगा, M इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U। ये आवर्धन का फार्मूला हमारा ये होगा, लेंस के आवर्धन का फार्मूला। अब हम लेंस के बारे में बात करते हैं, लेंस की क्षमता के बारे में कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है।
अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की तरफ मोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा उत्तल लेंस होगा प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ेगा। तो जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ता है, चाहे वह नजदीक मोड़े चाहे वह दूर मोड़े, उसकी क्षमता उतनी अधिक मानी जाती है। यानी कि जो लेंस हमारी प्रकाश की किरण को जितना ज्यादा मोड़ देगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक मानी जाएगी। यदि अब इसलिए हम बात करते हैं, अगर हमारे लेंस की फोकस दूरी जो है वो कम होगी, यदि हम मान लेते हैं लेंस की फोकस दूरी कम होगी, यानी कि फोकस दूरी अगर यहाँ पर होगी तो हमारी यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार जाएंगी और ये इस प्रकार से मोड़ेगा। अगर यहाँ पर होगी तो हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पर जाएगी और यह इस प्रकार से मोड़ेगा। इसका मतलब हमारी जो लेंस की क्षमता है वह कहीं ना कहीं फोकस दूरी पर निर्भर करती है। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उस लेंस की क्षमता उतनी अधिक होगी। क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट को हम डायोप्टर यानी कि डायोप्टर D से डिनोट करते हैं। यानी कि क्षमता हमारी P होगी और इसकी यूनिट D होगी। यानी कि हमारी जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमण के बराबर होती है। यानी कि अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता ज्यादा होगी, क्षमता कम होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। यानी कि जो हमारी क्षमता होगी P = 1/f डायोप्टर होगी। लेंस की क्षमता P = 1/f डायोप्टर होगी। हाँ, इसके लिए शर्त है कि जो हमारी फोकस दूरी हो वो मीटर में हो। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 100/f डायोप्टर। इसका मतलब हमारा 100/f डायोप्टर हो जाएगा। ये अगर मीटर में फोकस दूरी है तो 1/f डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब हम इस चैप्टर की अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लेंसों की पहचान। हम लेंसों को छू कर कैसे पहचान सकते हैं? जो हमारा उत्तल लेंस होता है, यानी कि जो हमारा अभिसारी लेंस होता है, वह किनारों पर मोटा और बीच में दोस्तों पतला मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, क्षमा चाहता हूँ। और जो अवतल लेंस होता है वो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। अब हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लेंसों के उपयोग के बारे में बात करने वाले हैं कि लेंसों का उपयोग कहाँ होता है। लेंसों का उपयोग प्रकाशिक यंत्रों में, सूक्ष्म दर्शियों में तथा दूर की वस्तुओं को देखने में, चश्मों में इत्यादि जगहों पर हम लेंसों का उपयोग करते हैं। तो हमारे चैप्टर की लेंसों का उपयोग जो है ये अंतिम टॉपिक थी। अब इसके बाद आता है न्यूमेरिकल। हम आपसे अपनी पिछले वीडियो में भी कह चुके हैं और आगे भी कह रहे हैं कि यदि आपको न्यूमेरिकल से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, न्यूमेरिकल के लिए हम वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं, आगे के समय में, आने वाले समय में देखा जाएगा तो हम न्यूमेरिकल के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए आप जिस भी न्यूमेरिकल में आपको समस्या आ रही हो उस न्यूमेरिकल का आप फोटो खींचिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे उस फोटो को सेंड करिए, हम आपके न्यूमेरिकल का सोल्यूशन अवश्य देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में जो पिछली 2 वीडियो बनी है उनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहे हैं, उसको जाकर आप लोग वॉच करिए और बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ। धन्यवाद आगे की वीडियो देखने के लिए।